Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of April 2021. तो 8 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमारे स्टार्ट है, तो जिसको ज्वाइन करनी है लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिए, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी t.me/TEMSIAS है। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी जो हैंडल है वो TEMSIAS है, तो आप अलग अलग चैनल्स में हमको प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस को पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द शार्प रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो शार्प रॉकेट टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हाई स्पीड रेल इंजन्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप्स अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग टेक्नोलॉजी फॉर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। और डी ऑप्शन कह रहा है, इट इज अ टेक्नोलॉजी वेयर रॉकेट प्रोपेलेंट्स आर यूज्ड एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर टेम्परेचर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आंसर है इसका। देखो, पहला सवाल हमने पूछा था शार्प रॉकेट टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर होगा बी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेफ गार्डिंग द नेवल शिप्स, तो नेवल शिप्स को सेफ गार्ड करने के लिए डीआरडीओ ने इसको शार्प रॉकेट टेक्नोलॉजी को बनाया है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, इट इज अ यूनिट ऑफ डेटा ऑन द डिजिटल लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन वेयर ईच एनएफटी कैन रिप्रेजेंट अ यूनिक डिजिटल आइटम एंड दस दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। दूसरा स्टेटमेंट है, दे कैन बी यूज टू कमोडिफाई डिजिटल क्रिएशन सच एज डिजिटल आर्ट, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, म्यूजिक फाइल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 बोथ नन। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ E9 कंट्रीज। E9 कंट्रीज विच वाज लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। E9 कंट्रीज का पार्ट कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, इजिप्ट, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनमें से कौन कौन से पार्ट है E9 के? ऑल एक्सेप्ट 1 and 5, ऑल एक्सेप्ट 3 and 4, ऑल एक्सेप्ट 2 3 4, ऑल ऑफ दी अबव। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच आई विल लीव टू यू। E9 कंट्रीज एक बार सर्च करिए। मैं बता देता हूँ, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड ये ग्रुपिंग है और इसमें 9 कंट्रीज मेंबर हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, बहुत इजीली क्वेश्चन बन सकता है ना। ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं है ये ग्रुपिंग, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स होप कि पूछ ले और आप लोगों से बन जाए, क्योंकि आपने ये न्यूज़ एनालिसिस देख लिया है। तो आज का मैप देखते हैं। आज का जो मैप मैंने लिया है वो लिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मैप में रहती हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते ऊपर से। तो अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे कोको चैनल आपको देखने को मिलेगा। कोकोस चैनल बोलते हैं इसको, कोको चैनल है ना, यहाँ पे मिलता है। फिर टॉप में जो इधर साइड जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको नारकोंडम आइलैंड देखने को मिलेगा, नारकोंडम आइलैंड देखने। अब हम आते हैं मेन, जो आपका मेन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, उसको नॉर्थ अंडमान बोलते हैं। देखो, अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं ना, तो अंडमान नदन है, निकोबार सदन है। अंडमान में भी अब 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है ना। अंडमान में भी अब 3 पार्ट आएंगे। पहला है आपका नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान है, देन मिडिल अंडमान एंड देन साउथ अंडमान। द नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आइलैंड्स, कुछ बहुत फेमस आइलैंड्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये आपको 2 आइलैंड दिख रहे होंगे यहाँ पे, स्वराज द्वीप आइलैंड और शहीद द्वीप आइलैंड। पहले इनका नाम था, स्वराज द्वीप का नाम था हैवलॉक आइलैंड और शहीद द्वीप का नाम था नील्स आइलैंड। एक्चुअली यहाँ पे इस पूरे एरिया के इसमें लिखा नहीं है, इसको रिचीज आर्कीपेलागो बोलते हैं, रिचीज आर्कीपेलागो। तो रिचीज आर्कीपेलागो में ये लाई करता है, आर्कीपेलागो में लाई करता है। स्वराज द्वीप जो आइलैंड है वो हैवलॉक आइलैंड है। शहीद द्वीप आइलैंड जो है आपका नील्स आइलैंड है, ठीक है ना। तो नील आइलैंड आपका शहीद द्वीप आइलैंड की तरह रीनेम कर दिया गया है। वहीं पे एक और नीचे आपको आइलैंड ग्रुप दिखेगा जिसको बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसको रॉस आइलैंड पहले इसका नाम था, रॉस आइलैंड का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप अरेंज करेंगे इन आइलैंड्स को तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि रॉस आइलैंड, ठीक है ना। उस इन सब के ऊपर आपको ये बैरन आइलैंड भी दिख रहा होगा। बैरन आइलैंड जो है एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इस रीजन का है, एकमात्र एक्टिव है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इसका मतलब आउटबर्स्ट भी देखने को मिला था। तो बैरन आइलैंड ऊपर हो गया।
आउटरम आइलैंड भी है वैसे तो, आउटरम आइलैंड भी ये है। तो यहाँ पे बैरन आइलैंड देख लिया, आउटरम आइलैंड देख लिया, फिर हैवेलॉक आइलैंड जिसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है, शहीद नील्स आइलैंड जिसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि रॉस आइलैंड, ठीक है ना। तो नॉर्थ टू साउथ ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। बैरन का, बैरन तो याद रखिएगा, बैरन के नीचे आपके सारे हैवेलॉक नीचे आता है यानी कि स्वराज द्वीप, नील्स आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप, एंड यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि रॉस आइलैंड, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, हैवेलॉक, नील और रॉस, जिसको अभी नया नाम क्या हो गया, हैवेलॉक में स्वराज और शहीद द्वीप में नील। देखो शहीद और नील एक जैसा ही, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही, आई ई की मात्रा इसमें भी है, ई की मात्रा इसमें भी है। जैसे अपन हिंदी में लिखेंगे तो शहीद लिखेंगे ना, शहीद, और ये नील को क्या लिखेंगे, नील। तो ये देखो हैवलॉक में कहीं पे भी ई की मात्रा नहीं है, तो हैवलॉक से स्वराज, स्वराज में भी कहीं पे ई की मात्रा नहीं है। तो अपन इस तरीके से याद कर लेते तो नए पुराने नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी ट्रिक बनानी है, सिंपल सी ट्रिक है ये भी, आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं ना। तो हैवलॉक में स्वराज क्योंकि कोई ई की मात्रा नहीं है, शहीद में ई की मात्रा है तो नील हो गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसमें कि रॉस आइलैंड हो गया, ठीक है ना। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और नीचे का आइलैंड याद रखेंगे, यहाँ पे रटलैंड आइलैंड है, रटलैंड आइलैंड, ठीक है। तो जो लास्ट पोर्शन है, सदर्न पोर्शन है, मतलब कि साउथ अंडमान का, उसको रटलैंड आइलैंड बोलते हैं। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में ही लाई करता है। तो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान में ही लाई करती है। अब एक्चुअली में अंडमान वाला पार्ट तो हमने देख लिया, अब आएगा एक और अंडमान का एक और पार्ट आता है, सॉरी एक और पार्ट अंडमान का आएगा। तो हमने देखा मतलब कि सबसे ऊपर हमने नदर्न अंडमान देखा, फिर हमने मिडिल अंडमान देखा, देन हमने सदर्न साउथ अंडमान देखा। अब एक और पार्ट इसका आएगा जिसको हम लिटिल अंडमान बोलते हैं, लिटिल अंडमान, लास्ट में एक लिटिल अंडमान भी आएगा, लिटिल अंडमान। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज आता है जिसको डंकन पैसेज बोलते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उनके बीच में आपका एक डंकन पैसेज भी आएगा। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, और पोर्ट ब्लेयर किस में है, साउथ अंडमान में है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैंने दो और आइलैंड ग्रुप दिखाए जिसमें एक रटलैंड आइलैंड दिखा है लास्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसकी लोकेशन देख लो थोड़ा सा, अगर ऊपर नीचे में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। लिटिल अंडमान बता दिया मैंने। अब आएगा आपका निकोबार वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो निकोबार का जो टॉप पोर्शन है उसको कार निकोबार आइलैंड बोलते हैं, कार निकोबार आइलैंड। जो निकोबार से सबसे स्टार्टिंग होती है वो कार निकोबार से होती है। अब लिटिल अंडमान और उसके बाद कार निकोबार, उसके बीच में आता है आपका 10 डिग्री चैनल। तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किन दो चीज़ों के बीच में है, तो वे अंडमान एंड निकोबार तो अपन बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली प्रिसाइसली पूछ लिया तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल लाई करता है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में लाई करता है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में, ठीक है ना। अब कार निकोबार के बीच में जब नीचे आओगे, निकोबार वाले ग्रुप में आओगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे चावरा आइलैंड मिलेगा, कोमोर्ता आइलैंड, कामोर्ता आइलैंड मिलेगा, है ना, और नैनकौरी आइलैंड मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा हो। फिर सोम्ब्रेरो चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल भी यहाँ पर आपका है, सोम्ब्रेरो चैनल भी यहाँ पर है आपका। देन यहाँ पे ग्रेट निकोबार वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। लिटिल निकोबार आता है, फिर ग्रेट निकोबार आता है। तो सोम्ब्रेरो चैनल के बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के नीचे आपका इंदिरा पॉइंट और ग्रेट चैनल लाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, एंड देन ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। CLG कॉलेज, मतलब निकोबार आपका कॉलेज है, CLG यानी कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, CLG कॉलेज यानी कि आपका ऑर्डर याद रहेगा आपको। सो दिस इज द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। काफ़ी प्यारा मैप है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है ये, है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। चलो मैं E9 कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दूं। E9 कंट्रीज़ के 9 जो मेंबर्स हैं वो हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज ऑफ E9। E9 एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुपिंग है ना, तो इसको याद रखिएगा। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। पहली न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन नोटिस टू ममता ऑन मॉडल कोड वायलेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के कारण इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है ममता बनर्जी जी को, है ना।
अब देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली सेट ऑफ गाइडलाइंस है। दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक सेट ऑफ गाइडलाइंस निकालता है फॉर कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग एंड ऑल। तो इलेक्शन कैंपेनिंग के समय और इलेक्शन होने तक की प्रोसेस के समय क्या सेट ऑफ कंडक्ट आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन से डील करता है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के पास कि उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं। अब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है उनमें से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई ऐसा नहीं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है या फिर कोई स्टैट्यूटरी अलग से लॉ बनाया गया है, ऐसा नहीं है। इट्स अ सेट ऑफ कन्वेंशन, इट्स अ रूल जो कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय के साथ इवॉल्व किया है, इवॉल्व करते गए हैं, ठीक है ना। अब जैसे उसमें से एक रूल है, जैसे कि 48 आवर के पहले सारे 48 आवर्स पहले से आपके जितने भी विजुअल फॉर्म में चाहे न्यूज़ के फॉर्म में कोई भी है जो इसका जो ब्रॉडकास्ट है वो बंद कर दिया जाएगा, जो चुनाव प्रसार का जो प्रचार प्रसार का है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन 126 ऑफ द आरपी है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट भी है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, आरपीए 126 सेक्शन जो है वो भी यही बोलता है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो जैसे स्कीम्स का या बहुत ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र, शराब बेचना, ये सब चीज़ लास्ट में होती हैं चीज़ें इलेक्शन कैंपेनिंग के सामने, ये सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत मना की गई हैं। इलेक्शन कमीशन का एक ऐप भी जिसको सी विजिल ऐप बोलते हैं, सी विजिल ऐप जो है वो टाइम स्टैम्प्ड एविडेंस बेस्ड प्रूफ के लिए होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेंडिचर वायलेशन के कारण। अगर आपको कहीं लग रहा है कि वायलेशन हो रहा है तो आप उसका फोटो वीडियो बनाइए, लोकेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी और सी विजिल ऐप में आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कीप्स मॉनेटरी रेट्स अनचेंज्ड। तो अकोमोडेटिव स्टैंड के साथ आगे बढ़ते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दूं, इट्स अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क। देखो क्या होता था, आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई के पास टारगेट क्या रहता है कि उसको इन्फ्लेशन को एक टारगेट रेंज में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट जो टारगेट रेंज है, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि 2021 से लेकर के 2026 के लिए भी वो रेंज होल्ड की गई है। वो रेंज है 4 ± 2% की, मतलब कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, 2% to 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो ये जो टारगेटिंग होती है पहले होती थी रिजर्व बैंक गवर्नर के मैंडेट के थ्रू, अब ये होती है कमेटी के मैंडेट के थ्रू, उसमें 6 मेंबर रहते हैं, ठीक है ना। तो अब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क बना दिया गया है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म बना दिया गया है, ठीक है ना। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि एक कमेटी बनी थी, आरबीआई लेड कमेटी, अपॉइंटेड कमेटी थी, उर्जित पटेल 2014 कमेटी थी, जिसने कि ये रिकमेंडेशन दिया था कि देयर शुड बी अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। एंड इस कमेटी में जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, इट्स इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। मेंबर्स में आपके 6 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन को मिला करके 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं और 3 जो रहते हैं दे आर एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 मेंबर्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड रहता है। डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी से विद गवर्नर हैविंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर टाई हो जाता है तो गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट भी होता है कि वो किसके फेवर में करना चाहता है। देन फंक्शंस अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट यानी कि आपके रेपो रेट इन सबको डिसाइड करने का काम करता है, ताकि जो आपका टारगेट इन्फ्लेशन रेंज है 4 ± 2 की रेंज में बना रहे। तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। आपके लिए सवाल ये है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जो मेंबर्स अपॉइंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उनका टेन्योर क्या होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है डीकंस्ट्रक्टिंग डिक्लेरेशंस ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पर रिसेंटली ऑथर ने कहा है कि कई कंट्रीज ने अनाउंसमेंट कर दिया है अपनी, मतलब कल भी मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था कार्बन न्यूट्रलिटी से लेकर के, आज भी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले स्टार्ट वही किया कि बहुत सारी कंट्रीज ने प्रपोज कर दिया, लगभग 32 कंट्रीज, 32 कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड and some have declared in the documented form that they are planning to get carbon neutral by mid of the century। मतलब कि 2050 तक अमूमन कंट्रीज कह रहे हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है ना। नाउ ऑथर हैज टेकन अ वेरी क्रिटिकल व्यू ऑफ दिस थिंग
whether this is sufficient, whether this is that this and that। तो सबसे पहले ऑथर ने जो सेक्शन आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 4 है आपके पेरिस एग्रीमेंट का, उसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 4.1 अगर हम पेरिस एग्रीमेंट का पढ़ें तो उन्होंने ये कहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर सेट आउट इन आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में टेम्परेचर गोल्स हैं, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर एफर्ट्स करें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर गोल्स हैं। ये आपके सेक्शन 2 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 2 में मेंशन्ड है पेरिस डील के। आर्टिकल 4 जो है 4.1 वो कहता है कि अगर आपको ये टेम्परेचर रेंज अचीव करनी है तो पार्टीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जो पार्टीज हैं उनको पीक रीच करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, है ना। एंड उन्होंने ये जरूर रिकॉग्नाइज किया कि पीक विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में पीक जल्दी मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच दे हैव understood, and they have to achieve a balance between the anthropogenic emissions by source and removal by sink of greenhouse gases। मतलब वही सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में हमको ये करना है कि जितना हम सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम सिंक में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी वाली बात जो है वो आर्टिकल 4.1 में मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो आगे ऑथर ने अब क्या किया, देखो ऑथर ने पॉइंट आउट किया है कि क्या ये तीनों चीज़ें रिलेटेबल हैं, मतलब कि क्या ये तीनों चीज़ें फिजिबल हैं। आपने बोल तो दिया कि सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए और कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है, लेकिन क्या वो इनफ है, इज दैट थिंग इनफ, तो उसके ऊपर आप पूरा आर्टिकल लिखेंगे ना। ऑथर ने कहा है सबसे पहले करंट प्लेजेस फॉल शॉर्ट, तो अभी जितनी भी प्लेज आप ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक अचीव कर लेंगे, कोई कह रहा है 2060 में अचीव कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा है सबसे पहले कि ये सारी चीज़ें इनफ नहीं है, दीज आर नॉट इनफ टू लिमिट द टेम्परेचर टू अ रेंज ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑथर ने पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया कि ये तो फीजिबल ही नहीं है। अब कैसे फिजिबल नहीं है, तो अगर हम देखें कि अगर आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो जो करंट रेट ऑफ एमिशन है वो 42 GT CO2 इक्विवेलेंट है, मतलब कि यानी कि इसकी जो यूनिट है वो 42 यूनिट्स हम पर ईयर निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल बजट कितना है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी सेंचुरी में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना बढ़े तो हमारे पास केवल 480 गीगाटन्स यानी कि 480 GT गीगाटन्स ऑफ कार्बन CO2 इक्विवेलेंट, यानी कि गीगा GT जो है वो गीगाटन्स है, तो 480 गीगाटन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट हम इतना एमिट कर सकते हैं। लेकिन करंट रेट जो है हमारा वो 42 गीगाटन्स कार्बन CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर चल रहा है ना। और अगर हम कम होते भी जाएं तो लगभग हमको ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल और लगेंगे, यानी कि 2039 तक जो है मतलब हमको केवल 10 साल और लगेंगे। 480 के लिए तो हमको केवल 14 साल ही और लगेंगे ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लें तो हमको वो अचीव करनी थी 2039 तक, है ना, लेकिन 2039 तक कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोल रही कि वो 2039 तक अचीव कर लेगी, सब 2050 तक के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑलरेडी ये जो 1.5 डिग्री वाला है वो तो बहुत कम बजट है, उसके लिए हमारे पास 480 गीगाटन्स बजट ही है अवेलेबल, मतलब 480 गीगाटन से ज़्यादा हम एमिट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एमिट किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ अगर हम चाहते हैं 50% प्रोबेबिलिटी भी अगर हम चाहते हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत टेम्परेचर रहे तो हमारे पास बजट हो जाता है 1400 गीगाटन्स ऑफ इक्विवेलेंट CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़े केवल तो उसकी 50% प्रोबेबिलिटी, 100% नहीं, केवल 50% प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारा बजट है वो केवल 1400 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। अब हमको थोड़ा रेंज बढ़ जाती है यहाँ से, लेकिन फिर भी रेंज बढ़ जाती है, लेकिन अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का अगर हम देखें, यूएसए अगर देखें तो क्यूमुलेटिवली ये 106 गीगाटन CO2 मतलब कि 2018 से 2050 तक इसने किया करेगा, मतलब कि 2018 से 2050 तक अगर हम यूएसए के रेट से देखें तो 106 गीगाटन्स ऑफ CO2 तो अकेला यूएस ही एमिट कर देगा, जो कि पूरे बजट का 22% ऑलरेडी है, 22% ऑफ द होल बजट, है ना। तो अगर आप देखें कि कितना ज़्यादा मात्रा में मतलब कि यूएसए खुद अकेला एमिट कर रहा है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप न्यूट्रलिटी का अगर बोल भी रहे हो 2050 तक तो दैट इज़ अ वेरी फार साइटेड गोल, दैट इज़ नॉट अ वेरी मतलब कि शॉर्ट, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर का देख करके बोल रहे हो, आप बहुत मतलब लॉन्ग टर्म अप्रोच में जा रहे हो। एंड इसमें
फिर टारगेट्स तो आपके पूरे ही नहीं हो पाएंगे. दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज. नाउ नेक्स्ट थिंग ऑथर सेज इज दैट सेम गोज फॉर EU ऑल्सो. EU का भी अगर हम देखें तो EU ने तो 2050 कह भी दिया है, लेकिन ऑलरेडी वो बजट से बहुत ज्यादा ओवरशूट कर चुके रहेंगे. ठीक है ना. तो ऑलरेडी जितना आपके लिए अवेलेबल स्टॉक हो सकता है उससे ज्यादा आप ऑलरेडी, यूएस ने तो कर ही दिया. देखो चाइना ने किया हुआ है, यूएस ने किया हुआ है, EU भी वैसा ही है. लेकिन ऑथर ने कहा कि इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया है. ठीक है ना. और EU का देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि फेयर शेयर अगर वो चाहते तो कार्बन नेट न्यूट्रलिटी उनको 2033 तक 2033 तक करनी चाहिए थी. EU के 2033 तक, लेकिन EU ने ऑलरेडी 2050 बोला हुआ है. तो 17 साल आप एक्स्ट्रा एमिट करोगे जितना आपको नहीं करना चाहिए. तो 17 ईयर्स यू विल टेक एक्स्ट्रा, है ना. तो काफी ज्यादा आपके ऊपर डेट हो जाएगा, है ना. फिर ऑथर ने यही कहा है कि EU जो है वो ऑलरेडी अपने शेयर से 71 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट वो एमिट कर चुका रहेगा 2050 तक. 71 गीगाटन CO2 वो एक्स्ट्रा एमिट कर चुका रहेगा. ठीक है ना. तो उसकी भरपाई कौन करेगा. ऑथर ने अब कहा है इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑथर ने कहा है कि इंडिया शुड नॉट ज्वाइन दिस गेम ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी. इंडिया ऑलरेडी कम एमिट कर रहा है पर कैपिटा के हिसाब से. देखो चाहे जो शेयर देखो ओवरऑल इंडिया इज ऑलरेडी वेरी, मतलब कि अगर आप देखो तो बहुत कम एमिट कर रहा है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज, USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन. इनको अगर देखो तो वी शुड जस्ट गो अहेड विद आवर डेवलपमेंट एजेंडा. हमको अपने डेवलपमेंट एजेंडा के साथ आगे बढ़ना चाहिए. हाँ, आप उसमें जितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जितना आप उसमें जुडिशियस एप्लीकेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितना कर सकते हैं वो बिल्कुल करो, रिन्यूएबल जितना डेवलप, लेकिन ऐसा नहीं करो कि वही करते रहो, डेवलपमेंट ना करो. ठीक है ना. सेकेंड, वी डू नॉट ओ कार्बन डेट टू द वर्ल्ड. जैसे EU हो गया, EU 71 गीगाटन्स कार्बन इक्विवेलेंट हो गया. USA का हमने देख लिया 106 गीगाटन्स कार्बन इक्विवेलेंट हो गया. ये लोग इतनी डेट ओ करते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये डेट ओ करते हैं. बट इंडिया ने ज्यादा एमिट ही नहीं किया है, तो हम डेट ओ नहीं करते हैं वर्ल्ड को. सो दैट इज द रीजन वाई वी शुड नॉट गो फॉर दिस रेस ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, है ना. इस रेस के लिए पीछे हमको नहीं दौड़ना चाहिए. ठीक है ना. तो हमको कोशिश करनी चाहिए, हाँ ठीक है, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ें, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, लेकिन हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूविंग समथिंग वी शुड नॉट रन बिहाइंड दिस. अबॉर्शन इज अ वुमेन्स राइट टू डिसाइड. दिस इज द सेकंड आर्टिकल व्हिच वी आर गोइंग टू डिसाइड. अभी रिसेंटली एक बिल आया हुआ है, आप सबको पता होगा, MTP अमेंडमेंट बिल, जिसको मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है 2021. ठीक है ना. और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में ऑथर ने कहा है कि दिस इज टू लिटिल एंड हैज कम टू लेट. ऑथर का कहना है कि टू लिटिल है एंड टू लेट है. तो सबसे पहले मैं रूल्स बता दूं अभी तक क्या थे, बिफोर दिस एक्ट क्या थे. तो एक्चुअली देयर वाज एन MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का था. ठीक है ना, याद रखिएगा. जिसमें सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि एक प्रेगनेंसी को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. पहला, अगर लेंथ जो है वो 12 हफ्ते के पहले, मतलब कि 12 वीक के पहले अगर आपको टर्मिनेट करना है तो यू कैन जस्ट टर्मिनेट इट, है ना. You can terminate before 12 weeks. Now, if the term is between 12 to 20 weeks, अगर 12 से 20 weeks के बीच का टाइम है, if the term is between 12 to 20 weeks, then you have to take the advice from 2 registered practitioners. 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपको उसके लिए पहले तो एडवाइस लेना पड़ेगा. दूसरा, वो केवल ऐसे केस में होगा जिसमें विच विल इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लाइफ टू द प्रेग्नेंट वुमेन, हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऐसा कोई रिस्क होता है, या सब्सटैंशियल रिस्क टू द चाइल्ड बॉर्न, है ना, या फिर कोई ऐसी फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, सीरियसली हैंडीकैप्ड है, इस तरीके से कोई कंडीशन है, तो आपको 12 से 20 हफ्ते तक की परमिशन थी. ठीक है ना. तो दीज वर द थिंग्स. अब एक नया रूल जो नए एक्ट के थ्रू या नए अमेंडमेंट के थ्रू आया है वो क्या है कि ये 20 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है बढ़ा करके कितना किया जा रहा है, 24 वीक्स. ओके, नाउ दिस टाइम पीरियड इज गिवन फॉर 24 वीक्स. 20 से बढ़ा करके 24 वीक्स. तो ऑथर ने कहा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इट इज़ कमिंग टू लेट एंड इट इज़ ऑल्सो टू लिटिल. ना ऑथर के कुछ रीजंस है. ऑथर ने कहा है क्या रीजंस है कि ये जो नया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फेल करता है मिजरेबली. तो देखो यहाँ पे लिखा है, रीजंस दिए हैं. फर्स्ट, ऑथर सेज इज दैट द एक्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ वुमेन ओवर हर बॉडी इन टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग द एबॉर्शंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में जो डिसीजन होना चाहिए वो महिला का खुद का होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ हर राइट ओवर हर बॉडी, वेदर शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट और नॉट, वेदर शी वांट्स टू डिलीवर द बेबी और नॉट. ये दिस शुड बी हर ओपिनियन. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर से, है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ से मतलब वास्ता रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, लेकिन
मैं आपको वो व्यूज बता रहा हूँ जो ऑथर ने दिए हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको यूज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यूपीएससी की पढ़ाई जब तक करो तब तक चीजों को पढ़ो जरूर, लेकिन उनको इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आप किसी व्यू पॉइंट से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कई बार कि आप गाली गलौज करना शुरू कर, अरे आप तू नहीं समझता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। इस तरीके से अपन को तैयारी नहीं करनी है। अपन को ऑफिसर बनना है, ऑफिसर जैसे गुण आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। ऑफिसर अगर आपको बनना है तो ये गुण ऑफिसर के नहीं कि अरे हिंदू मुस्लिम करने लगे, अब अबॉर्शन की बात आ गई तो आप इधर उधर की चीज़ें बोलने लगे। आप व्यू पढ़ो, समझो, आंसर राइटिंग करते समय आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, है ना। बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपनी पढ़ाई उससे नुकसान मत करने दो, ठीक है ना। देन दूसरा जो पॉइंट है, ऑथर ने कहा है कि इवन दो द लिमिट हैज बीन पुश्ड बैक फ्रॉम 20 to 24 वीक्स, दिस कम्स विद द सेम कंडीशंस। अब जो पहले की जो कंडीशंस थी ना 2 डॉक्टर्स वाली, वो आज ही वो कंडीशंस बनी हुई है, तो कंडीशंस तो वही है, भले ही आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, सो दैट इज अनदर थिंग। एंड तीसरा ऑथर ने कहा है कि 24 वीक की जो आपने टाइमलाइन दी, दिस इज नॉट रेशनल, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो गया। पहले जो था वो एबॉर्शन के समय खतरा होता था तो लोग अवॉइड करते थे, बट अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा है कि बहुत इजीली ये सब किया जा सकता है। अबॉर्शन कैन बी डन सेफली अप टू द फुल टर्म, लास्ट तक आप चाहे तो अबॉर्शन करा सकते हैं सेफली, है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई ऑथर इज सेइंग दैट दिस लिमिट, जो टाइम लिमिट दी गई है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी मतलब प्रूडेंट। बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। देन ऑथर सेज दैट कि एक कंडीशन और होती है, देखो 24 हफ्ते के बाद अगर मान लो करवाना है किसी को, नाउ सपोज इफ समवन वांट्स टू गेट अबॉर्टेड आफ्टर 24 वीक्स, देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टेकिंग द परमिशन फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड। नाउ ऑथर सेज दैट कि मेडिकल बोर्ड ही अपने आप में एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू होके गुजरना पड़ता है, एंड दैट क्रिएट्स मच मोर टेंशन। एक तो स्लो कर देता है, डिले इन जजमेंट होता है, दूसरी चीज प्राइवेसी का हनन होता है। इट इज मतलब सिंपल सी बात है ना, प्राइवेसी का हनन तो होगा ही। अगर वेमेन जाएगी फिर अपनी बातें बताएगी तो एक पूरे बोर्ड के सामने वो बातें उसको बतानी पड़ेगी, अदरवाइज शी शुड हैव जस्ट गॉन थ्रू द गायनोकोलॉजिस्ट एंड वहां पे जाकर करवा सकती थी वो, है ना। सो दैट इज अनदर थिंग। नाउ एक दूसरा रीजन ये भी है कि एक एक्ट जो है वो बोलता है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2C बोलता है कि देयर विल बी अ सिंगल बोर्ड फॉर अ स्टेट। अब आप एक बात हो कि पूरे स्टेट में एक सिंगल बोर्ड क्या ये सारे केसेस को हैंडल कर सकता है? लैक्स ऑफ केसेस आएंगे उसके पास प्रेगनेंसी के, तो क्या एक सिंगल बोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा 10वां केस देखते देखते तो 9 महीने एक्स्ट्रा बीत जाएंगे, तो दैट इज नॉट feasible for a single board to handle all these cases. Therefore this is not very, again I will say, this is not very thought of rule, and therefore author says कि ये सही नहीं है। अगला है for लोक अदालत स्पीड ओवरराइड्स क्वालिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोक अदालत की बात की गई। देखो लोक अदालत, जन अदालत भी कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, इनको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो जजमेंट है, जो जुडिशरी है, वो एक्सेसिबल हो जाए सबके। देखो हर जगह कोर्ट्स या हर जगह ये सब तो बने नहीं है, तो ऐसी जगहों पे जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं उनको इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पीडी जजमेंट हो सके। मैं आज ही देख रहा था कि अगर केसेस की पेंडेंसी देखें तो 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस तो सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। फिर हाई कोर्ट में देखोगे 50 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में देखोगे तो लगभग 1 लाख केस के बराबर पेंडिंग है। तो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है, 3.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी चल रही है ऑलरेडी इंडिया में, जिसको अगर हम पूरा करने बैठे तो लगभग 320 साल लगेंगे। दिस इज द जजमेंट डेटा फ्रॉम कोर्ट ऑनली। देखो यहाँ पे लिखा है, वीवीएस राव, former judge of the Andhra Pradesh High Court, calculated a few years ago that it will take around 320 years to clear the existing backlogs of cases। तो अगर अब कोई काम ना किया जाए अगले 320 सालों तक और केवल पेंडेंसी खत्म करने की कोशिश किया तब जाकर पेंडेंसी खत्म होगी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये अपने आप में। तो इन सबको दूर करने के लिए सोचा ये गया था कि भैया जुडिशरी को लोगों के पास ले जाओ, जन अदालत, लोक अदालत, ये सब चीज़ें करो। तो पहली लोक अदालत जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1949 में हरिवल्लभ पारिख, डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, ही पॉपुलराइज्ड देम इन रंगपुर गुजरात। तो रंगपुर गुजरात में हरिवल्लभ पारिख जो थे उन्होंने 1949 में लोक अदालत का कंसेप्ट स्टार्ट किया। देन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड आर्टिकल 39A। ये आप सबको पता होना चाहिए कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 39A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने बोला कि इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि जो मुफ्त की विधिक सहायता प्राप्त कर, जैसे कोई बंदी आता है ना, तो बंदी जब जेल में आता है तो उसको पूछा जाता है कि आप वकील कर पाएंगे अपना कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाता तो फिर एक सरकारी वकील की कराया जाता है। तो यही होती है विधिक सहायता, यानी कि लीगल एड कहलाती है।
अब फिर इसके बाद हुआ क्या कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का आया और इसको इनैक्ट किया गया बाय पार्लियामेंट एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1995। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया, इनैक्ट किया गया, ये भी याद रखिएगा, एंड इट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1995। ये फोर्स में कब आया? 1995 में आया। नाउ टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। ना ऑथर का इस आर्टिकल में क्या कहना है? देखो ऑथर का इस आर्टिकल में केवल इतना कहना है कि ये जो लीगल लोक अदालत हैं, ये लोकल कोर्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में केसेस देखते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में केसेस को सॉल्व भी करते हैं। इनफैक्ट अगर हम अभी देखें पिछले कुछ सालों में तो इनकी सिटिंग्स घटी हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस विच दे आर डूइंग जजमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर। और इसमें एक फंडा ये भी है, एक फ़ायदा ये भी है कि देखो इनके जो केसेस हैं उनमें अपील नहीं हो सकती, इनका जजमेंट फाइनल होता है, लोक अदालत के ऊपर कोई अपील नहीं होती, फाइनल जजमेंट होता है, पार्टीज खुद अपने में मिल करके वो करती हैं, सुलह करती हैं, है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि एक जस्ट आउटकम ऑफ अ लीगल प्रोसेस इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैट एक्सपीडियस डिस्पोजल। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जल्दीबाजी के चक्कर में जो ये जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, जैसे दो आपने सुने होंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी आपका इतना ही तय है। तो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लोक अदालत जो अपनी स्पीड के चक्कर में एक्सपीडियस जो डिस्पोजल है उसके चक्कर में कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली कि अदालत स्पीड इज ओवर राइडिंग द क्वालिटी, द स्पीड इज ओवर राइडिंग द क्वालिटी, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं इंसेंटिव्स फॉर सोलार एनर्जी सेक्टर। अब सोलार एनर्जी सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर वाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की है, ठीक है ना। अब ये हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स के लिए किया है, वाइट गुड्स के लिए भी किया है, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको बता दूंगा वाइट गुड्स क्या होते हैं या दूसरे टाइप के गुड्स कौन कौन से होते हैं, सारे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ बताऊंगा। देखो पीएलआई स्कीम आप सबको पता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना जाता है। पीएलआई स्कीम का एम क्या है? इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, सेक्टोरल डिसेबिलिटीज को रिमूव करना, इकोनॉमीज ऑफ सेल बनाना एंड इंश्योरिंग एफिशिएंसी को इंश्योर करना, ठीक है ना। व्हाट आर द एम्स? सेक्टोरल डिसेबिलिटीज को ख़त्म करना, कॉम्पिटिटिव बनाना, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना मैन्युफैक्चरिंग को, और एफिशिएंसी को इंश्योर करना। देन इट इज़ डिजाइंड टू क्रिएट कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम इन इंडिया एंड मेक इंडिया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना, ठीक है ना, एंड ये सारी चीज़ें इसके एम है। अब बड़ा सवाल, वाइट गुड्स क्या होता है, ठीक है ना। इस न्यूज़ में जो वाइट गुड्स आए हैं, वाइट गुड्स आर लार्ज होम अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं घरों में, लार्ज, वो जो होते हैं बेसिकली आपके वाइट गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, वॉशिंग मशीन्स, टम्बल ड्रायर्स, डिश वॉशर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारे जो गुड्स होते हैं वाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो लार्ज जो होम अप्लायंसेस हैं ये सारे आपके वाइट गुड्स में आते हैं, ठीक है ना। एक और टाइप का गुड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड जो होता है इट्स अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट। तो ग्रिफिन गुड्स कौन से होते हैं? ग्रिफिन गुड्स आर लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज, जिनकी डिमांड बढ़ती जाती है एज द प्राइस इंक्रीज। इनकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और प्राइस घटेगा तो डिमांड घटती जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज द ग्रिफिन गुड्स, दे आर लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स, लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स ग्रिफिन गुड्स कहलाते हैं। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा डिमांड घटा। अगला है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स भी होते हैं। वेबलेन गुड्स क्या होता है? दैट टिपिकल, ये बिल्कुल ग्रिफिन गुड्स के जैसे ही होते हैं लेकिन ये लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लूसिवली एंड दे आर स्टेटस सिंबल, ये एक्सक्लूसिवली स्टेटस सिंबल में होते हैं, इनकी डिमांड बढ़ती है। देखो ये होते ग्रिफिन गुड्स के जैसे ही हैं लेकिन ये लग्जरी में आते हैं। नॉन लग्जरी में ग्रिफिन गुड्स हो गया, अब ये हो गया जैसे लग्जरी कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, यास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ये वेबलेन गुड्स के अंतर्गत आती है। ज्वेलरी हो गया, तो प्रीमियम में होते हैं, ठीक है ना, एफ्लुएंट कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, तो वेबलेन गुड्स हो गए। तो वाइट गुड्स, वेबलेन गुड्स, ग्रिफिन गुड्स, मैंने कुछ आपको टाइप्स बता दिए, है ना। ये आपको एक्स्ट्रा पुश देता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है दूसरों के ऊपर, ठीक है ना। बस यही चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ।
आगे मूव करते हैं, पीएम टू लॉन्च वेसल फॉर सेशल्स। तो सेशल्स के लिए पीएम ने एक वेसल लॉन्च किया, इसका नाम है फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस ज़ोरोएस्टर। तो याद रखिएगा पीएस ज़ोरोएस्टर नाम का है, विच विल हेल्प सेशल्स इन कैरिंग आउट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। पीएस ज़ोरोएस्टर जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में मदद करेगा, एंड इट इज़ बिल्ट बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच सर्विस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। कोलकाता बेस्ड गार्डन GRSE बोलते हैं ना, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो इन्होंने बनाया है सेशल्स के लिए। इसके अलावा हमने वहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी किया है माहे में। मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है वो लीगल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो पीएस ज़ोरोएस्टर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए बनाया गया। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, रशिया टू सप्लाई मिलिट्री गियर टू पाकिस्तान। तो रशिया और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ टेंशन ऑल्सो फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा क्लोजनेस नहीं थी। बट रिसेंटली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पाकिस्तान के साथ वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है ना। देन रशिया इज़ ऑल्सो बिल्डिंग अ गैस पाइपलाइन बिटवीन द साउथ सदर्न पोर्ट सिटी ऑफ कराची एंड ईस्टर्न लाहौर। तो सदर्न कराची से ईस्टर्न लाहौर तक के बीच में आपका गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी रशिया वहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कहीं ना कहीं रशिया जो है वो हमसे दूर होता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, हो भी क्यों ना, हम यूएसए के ज़्यादा करीब जा रहे हैं, प्लस यूएसए से घबरा करके हमने कोई भी डील करने से मना कर दिया रशिया के साथ, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग विच आर हैपनिंग। सो आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। और दैट इज़ इट आई थिंक फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।